पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से कहा इस पर पुनः विचार कीजिए। सरकार ने कहा नहीं करेंगे। सौभाग्य से अब वो स्थिति आ गई। मैं मानता हूं कि अगली सरकार को इसको पुनः विचार अब करना ही पड़ेगा। बीजेपी की सरकार बनी तो गैस प्राइसिंग पॉलिसी की होगी समीक्षा। गूगल हैंगआउट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा नई प्राइसिंग पॉलिसी में सफाई नहीं। If you have delayed for last 5 years in 2010 to 2014, you might as well wait for another 2 months. चुनाव आयोग मतदान से पहले बैंक लाइसेंस देने पर लगा सकता है रोक। हमसे खास बातचीत में चुनाव आयोग ने कहा जब लाइसेंस के लिए इतना लंबा इंतजार कर लिया तो 2 महीने और इंतजार से नहीं होगा कुछ नुकसान। रिलायंस ओएनजीसी में तेज गिरावट के बावजूद बाजार में नहीं दिखा कोई दबाव। उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा रुपया, 30 पैसे मजबूत होकर 60.48 पर हुआ बंद। सुब्रत राय को आज भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। कल फिर होगी सुनवाई। सहारा ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए लौटाने का नया प्रस्ताव रखा। टाटा स्टील ने मुंबई में बोरिवली की जमीन ओबरॉय रियल्टी को बेची। 1155 करोड़ रुपए की बोली मिली। रेगुलेटर की मंजूरी मिलने के बाद पूरा होगा सौदा। राहुल गांधी जी को हराना और मोदी जी को हराना, इस देश के अंदर 2 पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, एनडीए और यूपीए। ये दोनों आज इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। वाराणसी में मोदी को चुनौती देंगे केजरीवाल। वाराणसी की रैली में किया ऐलान। कहा मोदी को बहस करने की खुली चुनौती। मोदी समर्थकों ने किया केजरीवाल का विरोध। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़ें इससे पहले कुछ और सुनते हैं। लुधियाना से नहीं लड़ेंगे मनीष तिवारी। रवनीत बिट्टू होंगे कांग्रेस के कैंडिडेट। वडोदरा में कांग्रेस ने बदला उम्मीदवार। और दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा। बैंकों की कमेटी ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। 1 अप्रैल से गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार चुनाव आयोग के गैस प्राइसिंग नोटिफिकेशन को टालने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। मामले पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सफाई दी है कि चुनाव आयोग के फैसले को देखते हुए गैस कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ाई जाएंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा। उनसे और जानकारी लेते हैं। अतुल, सरकार की तरफ से इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है आकर? देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से नई गैस प्राइसिंग को लागू करने पर रोक लगने के बाद आज इस मामले में पहली सुनवाई थी, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल नई गैस प्राइसिंग के खिलाफ चल रही है। और उस सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि फिलहाल जो सरकार ने गैस प्राइसिंग तय करने पर कोई फैसला नहीं दिया है, बल्कि यह फैसला गैस प्राइसिंग पर रंगराजन फॉर्मूले को लागू करने के मामले में लिया गया है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि सरकार ने फिलहाल इलेक्शन कमीशन की राय को देखते हुए नई गैस प्राइसिंग के फैसले को टालने का फैसला किया है। हालांकि इस मामले पर जो अपना टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल रंगराजन फार्मूला सही है या नहीं है, इस पर फैसला करने के लिए उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर फैसला किया जा सकता है अगर सरकार ने अलग अलग राय को इस मामले में नजरअंदाज किया है। और रही बात रंगराजन फार्मूला सही है या नहीं, इस पर किसी एक्सपर्ट की राय जो है एक ओपिनियन है, इसको एक राय की तरह से देखा जा सकता है। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट है, संसदीय कमेटी की, उसको मानने के लिए सरकार कहां तक बाध्य है, इस बात पर एक सवाल है। फिलहाल जो दूसरा पक्ष है, जो जिन्होंने याचिका दायर की थी, गुरदास दास गुप्ता, उनके वकीलों ने यहां पर सवाल उठाया कि 2011-12 में जो RIL की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गैस की, वो $2.48 पर MMBTU थी। और जो LNG का इंटरनेशनल प्राइस है, उससे फिलहाल KG-D6 में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है RIL की, उससे कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा RIL का जो लाइसेंस है KG-D6 के लिए, उसे कैंसिल करके किसी और को दिया जाए। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए अतुल। हालांकि आज सुबह चुनाव आयोग के फैसले पर सरकार ने सवाल उठाए थे। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली के मुताबिक जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो चुनाव आयोग का इस बारे में आदेश देना सही नहीं है। EC has given some decision
matter is also before the Supreme Court of India. We'll be consulting the Solicitor General or Attorney General in this matter. What are your reactions? I don't want to give any reaction until our ministry consults them. उधर गैस प्राइसिंग मामले में चुनाव आयोग के कदम को बीजेपी ने सही बताया है। गूगल हैंगआउट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा है कि नई प्राइसिंग पॉलिसी में सफाई नहीं है, लिहाजा अगर उनकी सरकार आई तो इसकी समीक्षा की जाएगी। गैस प्राइसेस बढ़े हैं, इसका कंज्यूमर पे बहुत असर पड़ेगा। अब उस बढ़ाने का आधार क्या था? क्या उसको बढ़ाने के लिए आपने केवल अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस देखे हैं या आपने कॉस्ट प्लस फॉर्मुलेशन लिया है? रंगाराजन कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद सरकार ने जब स्वीकार किया तो यशवंत सिन्हा ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से कहा इस पर पुनः विचार कीजिए। सरकार ने कहा नहीं करेंगे। सौभाग्य से अब वो स्थिति आ गई है। मैं मानता हूं कि अगली सरकार को इसको पुनः विचार अब करना ही पड़ेगा। सिर्फ गैस लाइसेंस ही नहीं, कई और फैसलों पर भी चुनाव आयोग की तलवार चल सकती है। चुनाव आयोग का कहना है कि जब बैंक लाइसेंस देने के लिए सरकार ने 3 साल का लंबा इंतजार कर लिया है तो 2 महीने और इंतजार करने से क्या नुकसान हो जाएगा। चुनाव आयुक्त एच ब्रह्मा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि फैसले लागू करने के लिए इतनी भी जल्दी क्या है, जब इतने साल से ये फैसले अटके हुए हैं, फिर 2 महीने के बाद इन पर फैसला हो, इस पर क्या असर पड़ता है। If you have taken a decision in 2010, 11, 12, 13, you could have might as well implemented that. Why there was a doubt for so many years? Right. If you have delayed for last 5 years in 2010 to 2014, you might as well wait for another 2 months. Yeah, absolutely. Let the whoever is the government comes, whichever government comes, let them take the call. बात करेंगे बाजार की, जहां आज भी बढ़त कायम रही। हालांकि गैस प्राइसिंग नोटिफिकेशन पर रोक लगने के बाद रिलायंस ऑयल इंडिया और ओएनजीसी में भारी बिकवाली भी देखने को मिली, लेकिन ये गिरावट शेयर बाजार की तेजी को नहीं थाम पाई। निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुआ। आज की रैली में ऑयल मार्केट कंपनियों के शेयर भी शामिल हुए। वहीं पावर ग्रिड, रिलायंस इंफ्रा जैसे पावर शेयर भी आज चमके। कैपिटल गुड्स और रियल्टी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों ने भी आज बाजार को मजबूती दी। टायर शेयरों ने भी दौड़ लगाई, लेकिन विप्रो और एचसीएल टेक जैसे आईटी शेयरों में नरमी रही। हीरो मोटो, एचयूएल और एम्बेक्सी आज निफ्टी में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर्स में रहे, जबकि सेसा, स्टरलाइट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अंबुजा सबसे ज्यादा फिसले। टाटा स्टील की मुंबई में बोरिवली वाली जमीन के लिए खरीदार मिल गया है। मुंबई की दिग्गज रियल्टी कंपनी ओबेरॉय रियल्टी ने 1155 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। हालांकि ये सौदा रेगुलेटर की मंजूरी मिलने के बाद ही पूरा होगा। इस जमीन के लिए कल्पतरू प्रॉपर्टीज और टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा हाउसिंग भी दौड़ में थी। हम आपको बता दें कि इस जमीन के लिए शुरुआत में रियल्टी कंपनियों ने ऊंची कीमत के चलते खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। टाटा स्टील की बोरिवली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2009 में बंद कर दी गई थी। डिवेंचर मामले में सुब्रत रॉय को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। कोर्ट में आज सहारा ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए लौटाने का एक नया प्रस्ताव रखा है। इस रकम को सहारा ग्रुप अगले 1 साल में किस्तों में लौटाएगी। इससे पहले सहारा ने 18 महीने में किस्तों के जरिए निवेशकों को रिफंड देने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। इस मामले पर कल फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां सहारा के पेमेंट प्रस्ताव पर कोर्ट विचार करेगी। और मोदी को वाराणसी में चुनौती देंगे केजरीवाल। कैसा रहा वाराणसी का दौरा, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अरविंद केजरीवाल ने आज वाराणसी से चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ शंखनाद करते हुए उन्हें बहस की खुली चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर मोदी उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब होगा कि दाल में कुछ काला है और मोदी कुछ छिपाना चाहते हैं। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वाराणसी पहुंचे केजरीवाल ने गंगा में डुबकी लगाई, मंदिरों के दर्शन किए और ऐलान किया कि गंगा में बहुत गंदगी है जिसकी सफाई की जरूरत है। केजरीवाल का संदेश साफ था कि आस्था के मोर्चे पर वो कहीं से 19 नहीं है। काशी में आए और गंगा लाभ न उठाए तो फिर क्या है। मोदी से मोर्चा लेने बनारस पहुंचे केजरीवाल ने शुरुआत गंगा स्नान से की।
पहले ये गंगा स्नान दशाश्वमेध घाट पर होना था, लेकिन बाद में सहूलियत देखकर राजघाट का चुनाव किया गया। स्नान से पहले केजरीवाल ने गंगा की गंदगी की तुलना भ्रष्टाचार से कर ठेठ बनारसी संवेदना को छूने की कोशिश की। ये बड़ा दुख होता है देख के कि जिस तरह से गंगा गंदी हो गई है, गंगा का पानी गंदा हो गया है और ये सब भ्रष्टाचार की वजह से है। गंगा स्नान के बाद शुरू हुआ काशी के मंदिरों में दर्शनों का सिलसिला। पहले केजरीवाल भैरव मंदिर के दर्शन को गए और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन को। इसके बाद मशहूर संकट मोचन मंदिर का रुख किया। मंदिर में दर्शन के बाद केजरीवाल ने कहा, देश इंपॉर्टेंट है, अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे अपने लिए नहीं आया, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे एमपी बनना है या मुझे संसद में जाना है। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें देश को बचाना है। राहुल गांधी जी को हराना और मोदी जी को हराना, इस देश के अंदर दो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, एनडीए और यूपीए। ये दोनों आज इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि विरोधी अब भी इसे केजरीवाल का नाटक ही करार दे रहे हैं। राजनीतिक रूप से उन्हें कोई गंभीरता से ले या न ले, पर अरविंद केजरीवाल लोगों का मनोरंजन जरूर करते हैं। मैं उनसे कहूँगा बाबा हर हर महादेव के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें और अपने घर में आराम से अपनी जिंदगी काटें। वहाँ राजनीतिक कोई भी उनको लाभ प्राप्त नहीं। पहले से लिखी हुई पटकथा के आधार पर उन्होंने केजरी को काशी डिस्पैच किया है। बहरहाल विरोधी भले हल्का समझे, लेकिन केजरीवाल ने काशी में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने में कसर नहीं छोड़ी। ये वक्त बताएगा कि वो काशी की जनता से कनेक्ट बनाने में कितने कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, यहां तक कि उनकी गाड़ी पर अंडे भी फेंके गए। केजरीवाल की मुसीबत यही नहीं खत्म हुई, रोड शो के दौरान लोहरा बीच चौराहे पर उन पर स्याही भी फेंकी गई। इस दौरान पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी यहां पर करना पड़ा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल कांग्रेस के इशारे पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने आए हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के खिलाफ उनके भाई साधु यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साधु सारण से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। 2009 के चुनाव में आरजेडी से टिकट न मिलने पर साधु यादव कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने भी साधु यादव को पार्टी से निकाल दिया था। और लखनऊ में रियल एस्टेट ने पकड़ा जोर, क्यों नवाबों का ये शहर है फ्यूचर सिटी, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालना अब होगा महंगा, पूरी खबर देखिए आगे। आपके लिए एटीएम का इस्तेमाल महंगा हो सकता है। बैंकों की कमेटी ने एटीएम इंटरचार्ज फीस बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही दूसरे बैंक के एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या भी अब घट सकती है। इस खबर पर बात करने के लिए चलते हैं अपने संवाददाता वीरेंद्र व्यास के पास। वीरेंद्र, बैंकों की इस कमेटी ने और क्या प्रस्ताव दिए हैं और ये बैंक ग्राहकों पर किस तरह से असर डालेंगे बैंकों के प्रस्ताव? जी देखिए, बेंगलोर में एटीएम पर जो हमला हुआ था उसके बाद से एटीएम की सुरक्षा का पूरा मामला उठा था। उसी के बाद से एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने बैंकों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने ये प्रस्ताव दिया है कि बैंक जो इंटरचेंज फीस है उसे बढ़ा दिया जाए। इंटरचेंज फीस वो होती है जब हम किसी दूसरे बैंक से के एटीएम से अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर बैंक आपस में जो फीस लेते हैं उसे इंटरचेंज फीस कहा जाता है। फिलहाल ये फीस 15 रुपए है और बैंकों की ये डिमांड थी कि इसे 3 रुपए और बढ़ा दिया जाए। हमारे सूत्रों के मुताबिक ये जो फीस बढ़ाई जा रही है ये 5 रुपए से कम बढ़ेगी। पहला प्रस्ताव तो ये है। दूसरा प्रस्ताव ये है कि फिलहाल जो हम दूसरे बैंक के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन फ्री करते हैं उसकी संख्या भी घटाने का प्रस्ताव इस कमेटी ने दिया है। और 5 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा अगर हम कोई ट्रांजैक्शन किसी दूसरे बैंक के एटीएम में करते हैं तो वहाँ पर हमें 20 रुपये चार्ज लगता है, तो इस चार्ज को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। तीसरी बात जो कि ग्राहकों के लिए अच्छी है, पहले ये कहा जा रहा था कि खुद के बैंक के एटीएम से भी ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं, फिलहाल ये अनलिमिटेड है तो इनकी संख्या घटाई जा सकती है। तो बैंकों की कमेटी ने ये कहा है कि इसे जस का तस रखा जाए, यानी खुद के बैंक से जो एटीएम हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसे अनलिमिटेड ही रहने दिया जाए।
इस पूरे मसले पर आरबीआई अंतिम फैसला लेगा और 1 महीने के भीतर इस पर कोई फैसला होने की संभावना है, ऐसा हमें अपने सूत्र कहते हैं। जी शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए वीरेंद्र। देश में चुनावी माहौल चरम पर है। हर बड़ा राजनीतिक दल बता रहा है कि उसकी पार्टी के आर्थिक एजेंडे में क्या है और इन सब के बीच लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुए एक सेमिनार में इकोनॉमिक फोरम फॉर इंडिया ने भी अपनी राय सामने रखी है। उनके मुताबिक राजनीतिक दलों को उनसे चर्चा करनी चाहिए जो अर्थव्यवस्था का असल हिस्सा है। इस सेमिनार में मंदी से गुजर रही इकोनॉमी में रुपए और शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर भी चर्चा हुई है। इस सेमिनार में नरसिंह मुंजी वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दयाथुसु, यूके के इंडियन हाई कमिश्नर रंजन मथाई, फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन के साथ लॉर्ड करण बिलमोरिया ने भी शिरकत की। अब बात CNBC आवाज की खास मुहिम फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया की। इस मुहिम के तहत हम उन शहरों को चुनते हैं जो फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनने का पूरा दमखम रखते हैं। इसी सीरीज में शनिवार सुबह 10 बजे से 3 घंटे तक हमारा फोकस होगा नवाबों के शहर लखनऊ पर। आधुनिक सुविधाओं से लैस ऊंची ऊंची इमारतें और दर्जनों शॉपिंग मॉल्स लखनऊ शहर के रियल एस्टेट सेक्टर की नई कहानी कह रहे हैं। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से अगर आप अमर शहीद पथ के रास्ते शहर जाते हैं तो सड़क के दोनों ओर बन रही ये ऊंची ऊंची इमारतें आपको आसानी से इस बात का एहसास करा देंगी कि रियल एस्टेट का कारोबार यहाँ चरम पर है। खासतौर से लखनऊ को आसपास के 5 जिलों के हाईवे से जोड़ने वाली ये सड़क रियल एस्टेट का सबसे पसंदीदा अड्डा बनती जा रही है। करीब 2600 एकड़ में फैले इस एरिया में करीब 10,000 यूनिट्स बनकर तैयार हो रहे हैं। क्रिसिल के एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ देश के उन 10 बड़े शहरों में शामिल है जहां रियल एस्टेट का कारोबार सबसे तेजी से फल फूल रहा है। गोमती नगर की ऊंची ऊंची इमारतें इस बात की गवाही भी दे रही हैं। यहां न सिर्फ स्थानीय बिल्डर बल्कि देश का हर जाना माना बिल्डर एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ 1500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से लेकर 3500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। यहाँ पर सेमी लग्जूरियस फ्लैटों की भरमार तो है ही, अब कई बड़े बिल्डर सुपर लग्जरी और पेंट हाउस जैसे प्रोजेक्ट पर अपना ध्यान दे रहे हैं। हालांकि अभी अधिकांश खरीदार वो हैं जो यहाँ बसना चाहते हैं, लेकिन निवेश के लिहाज से भी घर खरीदना यहाँ अन्य शहरों के मुकाबले फायदे का सौदा ही रहेगा। 24 मार्च को जब मैंने लॉन्च किया था तो 150 फ्लैट 2-3 में बिके थे। अरे 2-3 में, और आज उस समय 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में निकाला था। आज हमारी कंपनी करीब 2700 रुपये है। कमर्शियल प्रोजेक्ट भी यहाँ बड़ी संख्या में बन रहे हैं। अगर रिटेल सेगमेंट की बात करें तो शहर के मुख्य इलाकों में करीब 6 शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हैं और अगर गोमती नगर एक्सटेंशन को मिला दिया जाए तो करीब 8 से 10 नए शॉपिंग मॉल्स तैयार हो रहे हैं। दूसरी ओर ऑफिस स्पेस के लिहाज से भी मार्केट अच्छा है। खासतौर से बैंक, इंश्योरेंस, टेलीकॉम कंपनियों के फैलते कारोबार ने यहाँ अच्छे ऑफिस स्पेस की डिमांड भी बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, गोमती नगर, मालवीय नगर, पार्क रोड जैसे इलाकों में ए ग्रेड ऑफिस स्पेस भी तैयार हो रहे हैं। कोई कॉर्पोरेट चैम्बर बना रहा है तो कोई कॉर्पोरेट टावर। आईटी सेक्टर की ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए कुछ बिल्डर तो 100 एकड़ से भी ज्यादा में हाईटेक सिटी बसा रहे हैं। आईटी सेक्टर वहाँ सेटअप हो रहा है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और वहाँ पे आएंगे, तो उससे एक अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। और ये डेवलपमेंट भी उनके आसपास ही हो रहा है जहाँ ये रेजिडेंशियल मार्केट भी क्रीप अप हो रही है, वहीं पे कमर्शियल के भी आ रहे हैं, ऑफिस भी, आईटी स्पेसेस भी आ रहे हैं, मॉल्स भी आ रहे हैं। तो एक ओवरऑल एक अच्छा शहर बन जाएगा जिसमें एक आपको सारी सहूलियत हो जाएगी। लखनऊ ऐसे शहर हो सकता है जहाँ सारी सहूलियत हो, अच्छी हायर सोसाइटीज़ हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। तो इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली अगर जब जाती हैं तो जॉब कहीं ना कहीं रियल एस्टेट प्राइसेस को उछाल ही देते हैं। शहर की बेहतरीन होती कनेक्टिविटी, बेहतरीन अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लखनऊ आने वाले दिनों में भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। हालांकि जमीन की बनावटी ऊंची कीमतें और स्थानीय प्रशासन से मंजूरी में लेट लतीफी रियल एस्टेट सेक्टर के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए अरुण जेटली के साथ गूगल हैंगआउट। नमस्कार।